हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का 2017 का पेपर जो है देखने वाले हैं। संपूर्ण पेपर को जो है इसमें हल करेंगे। और ये पेपर नंबर की अगर बात करें तो पेपर नंबर ये सेकंड है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, इसमें हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो यानी संपूर्ण पेपर को जो है इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्री नोट्स भी वहाँ पे आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 2017 का पेपर देखते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो है ये द्वितीय सेमेस्टर का है, सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 2017 का ये पेपर है। द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक जो है 50 नंबर का आता है और समय आपको 2 घंटे का जो है समय मिलता है। तो ये बिल्कुल जो है ओरिजिनल पेपर है। इसमें जो है अगर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 25 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 75 शब्दों में। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की अगर बात करें तो ये जो है 15 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। अब हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1988 में, 1948 में या 2000 में? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अगर बात करें तो ये 1900 जो है 88 में हुआ था। उसके बाद में सेकंड नंबर की हम बात करते हैं। सेकंड में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी। तो 5 अक्टूबर 1993, 20 जनवरी 1995, 30 नवंबर 2000 को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया हुआ है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है? अवरोधन कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है, ह्रास कहलाता है या विभाजन कहलाता है? तो ये जो है अगर बिना प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना जो है विद्यालय को जब छोड़ देता है तो इसे कहते हैं ह्रास। उसके बाद में 4 नंबर में दिया हुआ है कि 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में जो है पूछा गया है। राम मूर्ति, राधा कृष्णम या डी.एस. कोठारी या श्री यू.एन. टेवर? तो इसका जो है राइट आंसर होगा श्री यू.एन. टेवर। ठीक है, उसके बाद में हम 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं निस्पेंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फ्रांसिस ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मैकाले होगा। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर में दिया हुआ है कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, यानी सन पूछ रहा है कि प्रस्तुत कब किए थे मैकाले ने? 1935 में, 1833 में, 1831 में या 1854 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 1833 में जो है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था, उपसंपदा संस्कार होता था या परवज्जा संस्कार होता था या बिस्मिल्लाह संस्कार होता था? तो इसमें जो उपनयन संस्कार होता है यहाँ पे देख सकते हैं उपनयन संस्कार, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। उसके बाद में हम 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो कब प्रारंभ होती है? ठीक है, एक मिनट। प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से या किशोरावस्था से या युवावस्था से? तो प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो ये बाल्यावस्था से जो है प्रारंभ होती है। उसके बाद में 9 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जो है निर्माण करती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है या स्वामी दयानंद का है, अरस्तु का है, राजा राम मोहन राय का है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है अरस्तु होगा। उसके बाद में 10 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, यानी शिक्षा का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या होता है?
शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना या सर्वांगीण विकास करना, सांवेगिक विकास करना। तो ये सर्वांगीण विकास करना जो है, ये शिक्षा का जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। 11 नंबर में दिया हुआ है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? बालक का मस्तिष्क जो होता है ये कोरी स्लेट की तरह होता है। ये रूसो का कथन है, एडम्स का कथन है, नन का है या अरस्तू का है? तो ये कथन जो है ये रूसो ने कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। उसके बाद में 12 नंबर में दिया हुआ है कि मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी, उर्दू, फारसी या संस्कृत? तो मदरसों की अगर बात करें तो इसमें शिक्षा का माध्यम जो है अरबी था। उसके बाद में 13 नंबर की हम बात करते हैं। 13 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ जो है 15 अगस्त 1995 से किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान, पोषाहार वितरण योजना या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या डीपीईपी। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो जो है पोषाहार वितरण योजना। 14 नंबर में दिया है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? बुट के घोषणा पत्र को या साजोन्ट योजना को या कैजेन योजना को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, बुट के घोषणा पत्र को जो है ये भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। ठीक है, ये सुझाव है जो कोठारी आयोग ने जो है बालिका से संबंधित सुझाव दिया था, इनमें से कौन सा है? लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था या मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था या उपयुक्त में से सभी? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, लोकमत निर्माण का और अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था। तो उपयुक्त में से जो है सभी हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा जो है 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? मिनिमम लर्निंग लेवल, इसे MLL कहते हैं। ठीक है, ये फुल फॉर्म इसको याद रखिएगा। न्यूनतम अधिगम स्तर वह स्तर होता है जिसे हर छात्र को जो है अपनी कक्षा के अंत में प्राप्त करना आवश्यक होता है। यह छात्रों की बुनियादी समझ होना चाहिए, ज्ञान और कौशल को जो है सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी छात्र एक समान स्तर तक ज्ञान जो है प्राप्त कर सके। ठीक है, एक समान स्तर तक ज्ञान प्राप्त कर सके। उसके बाद में 18 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया है कि महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? ठीक है, तो महिला समाख्या कार्यक्रम की बात करें तो इसको जो है 1988 में शुरू किया गया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं थी, महिलाओं को जो है साक्षर बनाना और उन्हें सामाजिक राजनीतिक के साथ साथ जो है आर्थिक रूप से सशक्त किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके तहत महिलाओं को जो है स्वाभिमान और आत्मनिर्भर के लिए जो है शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाना इस कार्यक्रम का, महिला समाख्या कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में दिया हुआ है 18 नंबर। 18 नंबर में क्या दिया हुआ है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने के क्या उद्देश्य थे? यानी इसको क्यों लागू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जो मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में जो है शैक्षिक संसाधनों, ठीक है, जो शैक्षिक संसाधन होते हैं उसमें किस प्रकार से सुधार कर किया जाए और इसके तहत हर प्राथमिक विद्यालयों को जो है एक कक्षा, एक ब्लैक बोर्ड और पर्याप्त फर्नीचर, ठीक है, पर्याप्त फर्नीचर और शिक्षण सामग्री के साथ साथ जो प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान किए गए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है बेहतर वातावरण तैयार हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को जो है लागू करने का यही उद्देश्य था। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कक्षा, एक ब्लैक बोर्ड और पर्याप्त फर्नीचर और शिक्षण सामग्री की व्यवस्था इस प्रकार से सुनिश्चित की जाए। उसके बाद में है 19 नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में जो अपव्यय और अवरोधन से आप क्या समझते हैं? तो अपव्यय मतलब वेस्टेज का अर्थ होता है कि छात्र शिक्षा के दौरान समय से पहले जो है स्कूल छोड़ देते हैं, इसे अपव्यय कहते हैं। और अवरोधन क्या होता है कि छात्र अपने निर्धारित समय में कक्षा पास नहीं कर पाते हैं और लंबे समय तक जो है एक ही कक्षा में रहते हैं।
इसे अवरोधन कहते हैं। तो यहाँ पे ये शब्दावली है, इसको जो है याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 20 नंबर में दिया हुआ है कि हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या थे। इसके जो है सुझाव को बताना है। तो इसके जो है यहाँ पे देख सकते हैं, हंसा मेहता समिति ने 1962 में जो है महिलाओं की शिक्षा पर जो है जोर दिया था। इस पे महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया था और इसके मुख्य सुझाव क्या थे, इसको हम देखते हैं। बालिकाओं के लिए शैक्षिक संस्थानों की संख्या को बढ़ाई जाए और शिक्षकों को महिला शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। उसके बाद में थर्ड में सुझाव जो दिया गया था, ये महिला शिक्षा के पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ साथ जो है तकनीकी ज्ञान को किस प्रकार से बढ़ाया दिया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे 21 नंबर में दिया है कि जिला जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, ठीक है, के दो अधिकार बताइए। ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो थे, इसके दो मुख्य अधिकार को बताना है। तो फर्स्ट की अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को जो है बढ़ावा देना और उसके बाद में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता में जो है सुधार के लिए विशेष उपाय करना। उसके बाद में यहाँ पे 22 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना BEP के अंतर्गत किन जनपदों का जो है चयन किया गया था। तो आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत बिहार के 5 जिलों को जो है चयनित किया गया था। इसमें हो गया गया, रांची, पटना, पलामू और पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद में 23 नंबर में दिया हुआ है कि अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के दो उद्देश्य बताइए। इसमें है कि बालिकाओं को जो है साक्षर किस प्रकार से बनाया जाए और उनकी शिक्षा को जो है प्रोत्साहित करना, ये मुख्य उद्देश्य था। समाज में बालिका शिक्षा के महत्व के प्रति जो है जागरूकता किस प्रकार से फैलाया जा सकता है, इसके ये अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के मुख्य उद्देश्य थे। तो यहाँ पे दो उद्देश्य हो गया। उसके बाद में दिया हुआ है 24 में, यहाँ पे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं दो कार्यों को लिखना है, ठीक है। इसके राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं दो कार्यों को जो है लिखना। तो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सुधार की नीति पर जो है शोध करना और शिक्षकों का प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम के विकास के लिए जो है दिशा निर्देश तैयार करना, ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के दो कार्य हैं। उसके बाद में 25 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना जो है कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1900 जो है 95 में की गई थी। ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? जो ब्रिज कोर्स कराया जाता है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे लिखना है। तो ब्रिज कोर्स जो है उन छात्रों के लिए डिजाइन किया जाता है जो किसी कारणवश शिक्षा से जो है वंचित रह जाते हैं, या कोर्स उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा में जो है शामिल करने के लिए एक सेतु का जो है कार्य करता है, ताकि वह अपनी छूटी हुई जो शिक्षा होती है उसको पूरा कर सके और कक्षा स्तर के अनुसार जो है ज्ञान को जो है किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में 27 नंबर में दिया है कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में बताना है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के बारे में, तो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का उद्देश्य जो होता है छोटे बच्चों को स्कूल में जो है प्रवेश करने के लिए मानसिक, शारीरिक और शैक्षिक रूप से जो है तैयार करना। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है कि बच्चों में सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाना और सामाजिक और शारीरिक विकास पर जो है जोर देना। बुनियादी शैक्षिक कौशल जैसे हो गया, भाषा हो गया और गणित की जो है नींव रखना। 28 नंबर में दिया है कि मैकाले मैकाले के निस्पंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, जो फिल्टरेशन थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें है कि समाज के जो उच्च वर्ग के शिक्षा प्रदान कर उनके माध्यम से जो शिक्षा का प्रसार होगा शेष समाज में होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डाउन फिल्टरेशन थ्योरी, ये मैकाले के द्वारा दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि उच्च वर्ग के जो पश्चिमी शिक्षा देकर जो है उन्हें भारत में प्रशासन और नेतृत्व के लिए जो है तैयार करना। इसमें ये था कि उच्च वर्ग को जो है शिक्षा दी जाए और उसके बाद में कि जिस छानकर जो है यहाँ पे जो निम्न वर्ग के पिछड़े जात के लोग होते हैं उनको जो है शिक्षा प्रदान हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद में 29 नंबर में दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पेच की प्रमुख संतुतियां क्या थी। तो इसके अगर देखें तो ये 1854 में दिया गया था। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक विकास करना
और शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। शिक्षकों का प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता में जो है सुधार करना। 30 नंबर में दिया है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई थी। यहाँ पे है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की स्थापना जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत हुई थी। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें जो है 10 क्वेश्चन आता है। टोटल जो है प्रश्नों की संख्या 40 होता है। 31 नंबर में यहाँ पे दिया है कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा से संबंध में क्या निर्णय लिए गए थे। तो जो लॉर्ड लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 थी, इसमें प्राथमिक शिक्षा से संबंधित क्या निर्णय लिए गए थे, इसको जो है लिखना है। तो मुख्य सुझाव दिया था कि जो है शिक्षा में सरकारी नियंत्रण को जो है बढ़ावा देना और प्राथमिक शिक्षा का प्रसार और गुणवत्ता में सुधार करना और शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्कूलों के निरीक्षण में किस प्रकार से सुधार किया जाए। 32 नंबर में दिया हुआ है कि भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो है संवैधानिक निर्देश क्या है। तो भारत के संविधान में जो है आर्टिकल 21 ए के तहत जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया था। यह 66वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है। तो ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में जो संविधान में वर्णन है उसके बारे में यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। आर्टिकल कौन सा है, 21 ये है और यहाँ पे एज याद रखना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और यहाँ पे संशोधन जो किया गया है 66वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको लागू किया गया था। 33 नंबर में दिया है कि प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो प्राथमिक शिक्षा है इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं इसका जो है उल्लेख करना है। तो इसमें प्रमुख समस्याएं हैं जैसे हो गया उच्च ड्रॉप आउट दर और उसके बाद में शिक्षकों की कमी और उनकी गुणवत्ता में जो है सुधार की आवश्यकता है और स्कूलों की बुनियादी ढांचा जैसे हो गया यहाँ पे मान लो कि कुर्सी चेयर हो गया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया, इन सभी की जो है ये बुनियादी ढांचे का जो है अभाव पाया जाता है। 4 नंबर में दिया है कि बालिकाओं और पिछड़े वर्गों के बच्चों की कम नामांकन दर, जो नामांकन होता है एडमिशन होता है वो कम नामांकन दर है, इसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो ये सभी जो है प्राथमिक शिक्षा में समस्याएं देखी जाती है। 34 नंबर में दिया है कि चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है। तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म के प्रसार के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो है सुधार पक्ष में जोर दिया था। उन्होंने 1792 में अपनी रिपोर्ट के माध्यम से जो है पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के प्रचार की भी सिफारिश की थी। ठीक है। तो ये चार्ल्स ग्रांड को जो है इसीलिए जो है आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो है जनक कहा जाता है। 35 नंबर में दिया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली जो सामग्री होती है उसका वर्णन किया है। तो इसके अंतर्गत जो सामग्री दी जाती है जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक हो गया और डस्टर हो गया, बेंच और फर्नीचर, ठीक है, और शैक्षिक सामग्री हो गया और खेल कूद के जो साधन होते हैं उसको जो है दी जाती है। 36 नंबर में दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है, एसएमसी इसे कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। का गठन स्थानीय समुदाय के सदस्यों, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा जो है किसके द्वारा, यहाँ पे स्थानीय जो समुदाय के सदस्य होते हैं और अभिभावक होते हैं उसके बाद में शिक्षकों द्वारा जो है किया जाता है। इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो स्कूल के विकास के लिए जो है योजनाएं बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, बच्चों की उपस्थिति और स्कूल की सुविधाओं की निगरानी करना। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 37 नंबर में दिया हुआ है कि भारत में आधुनिक आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदान का वर्णन कीजिए। जो जो भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है इसके विकास में ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान था, इसका जो है वर्णन करना है। तो ईसाई मिशनरियों ने भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना किया गया है उनके द्वारा, जहाँ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती है, ठीक है, दी गई। मिशनरियों ने शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का जो है प्रसार किया और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में जो है योगदान दिया। 38 नंबर में दिया हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य ताल शिक्षा अधिकार अधिनियम, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे 2009 होगा, ठीक है।
तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख बातों की अगर हम बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। 25% सीटें जो होती है ये निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्गों के लिए जो है आरक्षित किया जाए। और 3 नंबर में बात करें तो शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जो है आवश्यक जो बुनियादी ढांचे होते हैं उसको सुनिश्चित किया जाए। 4 नंबर में दिया है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और उसके ड्रॉप आउट की स्थिति में जो है पुनः दाखिला होना चाहिए। उसके बाद में है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की मुख्य बातों का जो है वर्णन करना। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आ सकता है। तो पी मोस्ट का मतलब होता है कि प्राइमरी मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचिंग। ठीक है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है कि प्राथमिक स्तर में गणित और विज्ञान के शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों, ठीक है, नई शिक्षण विधियों और तकनीकी से प्रशिक्षित करना चाहिए। उनकी मुख्य बातों की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित है। ठीक है, अद्यतन प्रशिक्षण, जैसे शिक्षकों को नवीनतम गणित और विज्ञान शिक्षण पद्धतियां जो होती हैं उसके बारे में जो है प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे व्यवहारिक दृष्टिकोण, तो शिक्षण में जो है प्रयोगात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण का जो है समावेशन करना चाहिए। समस्या समाधान की देखें तो शिक्षकों को जो है समस्या आधारित शिक्षण में दक्ष बनाना चाहिए ताकि वह छात्रों को विषय को बेहतर समझाने में जो है मदद कर सकें। उसके बाद में है समूह समूह आधारित गतिविधि। शिक्षण में जो है समूह आधारित गतिविधि और तकनीकी को जो है बढ़ावा देना चाहिए। और उसके बाद में है निरंतर विकास, यानी शिक्षकों की निरंतर पेशेवर विकास की कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र जो है आयोजित करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे इस वीडियो का ये पेपर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये 40 नंबर है। यहाँ पे दिया है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट होता है के प्रमुख कार्य क्या होते हैं उसका जो है उल्लेख करना है। ठीक है, इसमें है जैसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट होता है का उद्देश्य क्या होता है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार और शिक्षकों का जो है प्रशिक्षण करना होता है। इसके प्रमुख अगर बात करें प्रमुख कार्य की, तो शिक्षक प्रशिक्षण, जो टीचिंग ट्रेनिंग होता है, टीचर ट्रेनिंग डाइट शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वह नवीनतम शिक्षण पद्धतियों और तकनीकी से जो है परिचित हो सके। शैक्षिक अनुसंधान, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो नए विचार और शिक्षण विधियां होती हैं उसके विकास के लिए जो है अनुसंधान कार्य करना, यानी रिसर्च करना। उसके बाद में है सामुदायिक शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और समाज में शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार करना। पाठ्यक्रम विकास की बात करें तो स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यानी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो है पाठ्यक्रम और शैक्षिक सामग्री का जो है विकास करना। गुणवत्ता नियंत्रण, यानी स्कूलों और शिक्षकों की शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करना और सुधार के लिए जो है कदम उठाना। तो इस प्रकार से ये 2017 का पेपर नंबर सेकंड जो है यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण पेपर हल। ठीक है, और इसके अन्य पेपर को देखना चाहें तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी पेपर, पेपर 1 का जो है सभी पेपर कंप्लीट हो गया है, ये पेपर 2 का चल रहा है। ठीक है, जो कि 2016 का पेपर कंप्लीट हो गया, ये 2017 का पेपर था। इसके बाद 2019 का पेपर होगा और 2020 का होगा, 2021 का होगा, 2022 और उसके बाद में 2023 का पेपर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये पेपर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग, ये 17 का पेपर कंप्लीट हो गया, 2019 का पेपर जो है अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम लोग जो है कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।